अगर डी टी टाइम में फ्लक्स अगर डी फाई चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा? डी फाई अपॉन डी टी। ठीक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ये EMF, ठीक ना। यहाँ देखो, इसको मोड में अगर हम बंद कर दें, मोड में ये निगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। इसको मोड से अगर हम बाहर निकाल देंगे EMF, ठीक, तो ये माइनस डी फाई अपॉन डी टी। माइनस क्या बता रहा है? माइनस क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो इंड्यूस EMF है, इंड्यूस EMF का डायरेक्शन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के अपोजिट होता है, ठीक ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के अपोजिट होता है, ठीक ना। तो ये एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में, इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार, ठीक ना। E माने डी फाई अपॉन डी टी। मतलब ये कि ये माइनस का मतलब है कि ये जो इंड्यूस EMF जो पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये डी फाई अपॉन डी टी का क्या करेगा? अपोज करेगा। डी फाई अपॉन डी टी का हमेशा अपोज करेगा, ठीक ना, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट ये डेवलप हुआ है। तो यहाँ माइनस जो लगाते हैं, ठीक ना। ये अगर ये तो एक कॉइल की बात हो गई। अगर ये एक कॉइल है, ठीक, और इसके अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक, डी फाई फ्लक्स चेंज हो रहा है डी टी टाइम में एक कॉइल में, और नंबर ऑफ कॉइल अगर n हो तो टोटल इंड्यूस्ड EMF कितना हो जाएगा? माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। बात समझ में आई? इसको देखो, इसको इस फॉर्म में भी जो है लिखा जाता है। देखो यहाँ, अगर T1 टाइम पर फ्लक्स अगर φ1 है और T2 टाइम पर फ्लक्स कितना हो गया? φ2 हो गया, तो चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1, और चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा? φ2 माइनस φ1, ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल। तो EMF क्या होगा? माइनस डी फाई डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक, ये ठीक है, ये इंड्यूस्ड EMF है। तो जिसके अंदर इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस भी अगर दे दे तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट कितना प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड करंट V इक्वल टू क्या होता है? IR, I इक्वल टू V अपॉन R। तो यह V की जगह क्या लिख देंगे? इंड्यूस्ड EMF। तो करंट I इक्वल टू हो जाएगा इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। और लेंज वाली बात तो समझ में आ गई होगी। लेंज लॉ, ठीक, लेंज लॉ क्या था कि हमेशा ये इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट उस काज का अपोज करेगा जिसके वजह से ये बना है। लेंज लॉ देखो, लेंज लॉ का मतलब ये है कि देखो, जैसे मान लो ये, फिर एक बार बता दे रहे हैं, ये कॉइल इसमें लपेट दिया गया है, ठीक, यहाँ मान लो कोई मीटर यहाँ लगाया गया है जो क्या नापेगा? करंट नापेगा। और यहाँ देखो, हमने ये बताया था कि मान लो किसी टाइम ये यहाँ है, ठीक, और इसको मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसको अगर हम इधर लेकर के आएंगे तो इसके अंदर इनकी यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बाहर निकलेंगी ना, कि नहीं निकलेगी? जब इसको करीब लेकर के आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा से ज़्यादा इंटी करेगी। तो यूनिट एरिया में जितना मैग्नेटिक फील्ड इंटी करता है ये पूरे एरिया में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव इक्वल टू V इंटू A। मैग्नेटिक फील्ड में एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो यहाँ जब हम इसको करीब लेकर के आएंगे तो ये B क्या होगा? बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड करीब लेकर के आएंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और इसके अंदर
एंटी करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करेगा तो फाई क्या होगा, बढ़ेगा। जब इसको करीब लेकर के आएंगे तो फाई इंक्रीज करेगा, ठीक। तो जब फाई इंक्रीज करेगा तो यूनिट टाइम में जितना फाई इंक्रीज करता है डी फाई अपॉन डी टी, वो इसका क्या कहलाएगा, उतना इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक ना। अब वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, मतलब ये कि वो डी फाई अपॉन डी टी का क्या करेगा, अपोज करेगा। ये मैग्नेट है और ये मान लो आयरन का रॉड है, इसके ऊपर ये कॉइल लपेटा गया है। तो लेंज लॉ क्या बताता है कि ये जो माइनस साइन जो लगा हुआ है इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, ये लेंज लॉ ही को ये बता रहा है, क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या करता है, अपोज करता है। क्यों अपोज करता है, क्योंकि चेंज ऑफ फ्लक्स ही की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है, ठीक ना। तो लेंज लॉ यही है कि जिस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो हमेशा उस काज का क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक ना। तो ये फ्लक्स के चेंज होने से ये ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए ये फ्लक्स के चेंज होने का क्या करेगा, अपोज करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, माइनस लगाया गया है, ठीक ना। ईएमएफ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। अब यहाँ ये एक मैग्नेट है ये, और ये कॉइल है, ये मान लो नॉर्थ है। तो जब ये इसको इधर लेकर के आएगा, जब ये करीब आएगा तो इसके अंदर इंटी करने वाले जो इससे जो बाउंड फ्लक्स होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, नहीं, क्योंकि क्या इंक्रीज करेगा, जब ये इधर आएगा तो जो फील्ड ऑफ लाइन है वो इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। ये करीब आएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, यहाँ ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फाई क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अब जब ये इंक्रीज करेगा, इसके अंदर जो एंट्री होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा। अब दोनों को मिला देंगे अगर दोनों साइड को, तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगा। ये सर्किट अगर क्लोज हो जाएगा तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, इसके अंदर फ्लो। अब इंड्यूस्ड करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन ये होगी, इंड्यूस्ड करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन ये होगी कि ये इसके इधर आने का अपोज करेगा, क्योंकि इसके करीब आने की वजह से यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक। तो अब ये अगर मान लो ये अगर रॉड है, इस रॉड के अंदर जो है मान लो अगर हम कॉइल लपेट दिए हैं तो इसके अंदर अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट बहाएंगे तो ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा। और इसके अंदर क्लॉकवाइज करंट अगर हम बनाएंगे तो ये साउथ बनेगा और ये नॉर्थ बनेगा। बात समझ में। तो अब ये अपोज कैसे करेगा, ये अपोज कैसे करेगा, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है तो ये इसका अपोज कैसे करेगा। ये जब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा तो ये मैग्नेट बनेगा, ये क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। अब जब ये मैग्नेट बनेगा तो इसके इधर आने का इसको अपोज करना है, ठीक ना। तो ये क्या बनेगा, ये साउथ, ये भी नॉर्थ बनेगा। तो ये वाला नॉर्थ और इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपोज करना है ना। तो ये नॉर्थ जब इसको, तो ये क्या बनेगा, ये वाला सिर्फ नॉर्थ बनेगा। ये नॉर्थ कब बनेगा, जब इसमें करंट कैसे फ्लो हो, एंटी क्लॉकवाइज। जब इसमें करंट कैसे फ्लो हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, ठीक। तो इसको जब हम करीब लेकर के आएंगे तो करंट इसमें कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि ये नॉर्थ बने, ये इसका अपोज करे, ठीक है। और इसके बाद अब हम इसको इधर लेकर के अगर हम जाएंगे ऐसे, तो अब ये जब हम यहाँ इसको लेकर के आए तो अब इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होना है, लिंक हो चुका, ठीक। अब हम इसको इधर लेकर के जाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। इसमें अब जब ये इधर जा रहा है तो इसका फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। अब इसका जब फ्लक्स घटेगा तो फ्लक्स में चेंजिंग होगी, तो ठीक ना। तो डी फाई अपॉन डी टी, फिर वही ई प्रोड्यूस होगा। तो अब जो ई जो प्रोड्यूस होगा इसके दूर जाने की वजह से, इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके वजह से इसमें ये प्रोड्यूस होगा। बात समझ में। तो डायरेक्शन क्या होगा, उलट जाएगा। जब ये डायरेक्शन उलट जाएगा तो करंट का भी डायरेक्शन उलट जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि अब इसके दूर जाने के लिए अपोज करेगा,
क्योंकि अब जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इसके दूर जाने से, ठीक है। तो तब ये क्या बन जाएगा, ये इसको साउथ बनना चाहिए, तब तो ये अपोज करेगा। ये इधर जाएगा तो इसके अपोज करने का मतलब क्या है कि ये इधर जा रहा है तो ये साउथ बने, और साउथ बने तो उसको ये खींचे अपनी तरफ, अट्रैक्ट करे, ठीक। तो जब ये करीब आएगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज बहने लगेगा और ये नॉर्थ बन जाएगा, इसको रिपेल करेगा। और जब ये दूर जाएगा तो ये क्लॉकवाइज करंट बनेगा, ये साउथ हो जाएगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो हर वक्त ये अपने ही द्वारा जो काज ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है, हमेशा ये उस काज का अपोज करता है। यही लेंज लॉ है। तो इस पर बात हो भी चुकी थी, अब इसके बाद ये मैथमेटिकल फॉर्म d∅/dt। तो ये लेंज लॉ का ये एक्सप्लेनेशन था, ठीक। अब इसके बाद देखो मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडे लॉ, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडे लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ये ईएमएफ बताएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात समझ में? ये कोई रॉड है, ये कंडक्टर है ये, ताकि इन दोनों सिरों के बीच जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो, तो ये अगर ये जुड़े रहेंगे आपस में दोनों सिरे इससे, तो इसके अंदर क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये कंडक्टर है मान लीजिए, ठीक। तो बस समझ में। तो लूप का जो लेंथ क्या है, मान लो x है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर है। ये जो लूप है उस लूप का लेंथ क्या है, x है। और ये रॉड, ये मूवेबल रॉड है जिसको हम आगे पीछे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक ना। तो बताओ, मान लो किसी टाइम इसका डिस्टेंस x है, किसी टाइम इसका डिस्टेंस x है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा बताओ। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, BLX नहीं, BLX नहीं, अभी यहाँ इसको मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो कितना है, B है। ये किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, B। तो B इनटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, L इनटू X। ये हो जाएगा BLX। ये क्या हो जाएगा, ये फ्लक्स हो गया, ठीक ना। अब देखो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ क्या बता रहा है कि ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस, अब देखो d∅ की जगह क्या रख देंगे, BLX और अपॉन dt। बात समझ में। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है और L भी क्या है, ये लेंथ कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस BL dx बाई dt। कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, और dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये E इक्वल टू माइनस BL, ठीक ना। और ये वेलोसिटी देखो यहाँ dx बाई dt, ये वेलोसिटी है, ठीक ना। अब ये देखो, ये जो यहाँ अगर हम वेक्टर लगा दें और यहाँ वेक्टर लगा दें, तो दोनों का डायरेक्शन देखो अलग है। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक। और ये जो x है वो डिक्रीज हो रहा है, x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलो इसको हटा दो, इतना जो समझो कि वेलोसिटी जो है x के डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये x जिधर डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी
का डायरेक्शन उधर है जिधर एक्स डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में? तो वेलोसिटी अगर आप निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालोगे ना। क्या निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि यहाँ ये आया 20 मीटर, और फिर इसके बाद यहाँ ये चल करके आया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लो 5 मीटर है, तो ये क्या है? ये इनिशियल है, 20 से घट के 5 हुआ है। वेलोसिटी ऐसे कर लो, वेलोसिटी जो है डिस्टेंस x1, पहले मान लो डिस्टेंस कितना है? पहले मान लो डिस्टेंस 20 मीटर है, ठीक। और फिर बाद में x2 कितना हो गया? मान लो 10 मीटर हो गया, ठीक। तो अगर तुम डेल्टा x निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10 माइनस 20 होगा ना, तो माइनस 10 आएगा कि नहीं आएगा? अब इसमें अगर टाइम से अगर तुम डिवाइड कर दोगे टाइम से, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी। टाइम से मान लो टाइम 2 है, 2 से डिवाइड कर दिए तो -5 आया कि नहीं आया? तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी। क्यों निगेटिव आ जाएगी? कि डिस्टेंस जो है घट रहा है, डिस्टेंस घट रहा है, तो वेलोसिटी। तो यहाँ भी डिस्टेंस, इधर देखो डिस्टेंस यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो ये dx/dt किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? -v। तो E इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +v। ये इतना ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो अब इसमें इसकी जो वेलोसिटी, ये क्या है? ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी है। v मीटर की वेलोसिटी कितनी है? v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड b है, ठीक ना। और ये लेंथ क्या है? l है। ये लेंथ l है। जो ये रॉड लगा हुआ है इस तरह से, जिसके ऊपर ये चल रहा है, उसकी लेंथ कितनी है? l है। उसकी लेंथ कह लो या इसकी लेंथ कह लो, ये देख रहे हो ना, यहाँ इसकी लेंथ कह लो, इसकी लेंथ, दोनों बराबर है। तो ये लेंथ इसकी है l, स्पीड कितनी है? v। किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है? b। तो इन दोनों सिरों के बीच कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? BLV। कितना प्रोड्यूस होगा? BLV। अब इसके बाद इसका डायरेक्शन देख लो, इसका डायरेक्शन देख लो। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक ना। तो ये जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल देखो, ऐसे राइट हैंड रूल इस तरह से करो, ऐसे, ठीक। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, ठीक। तो ये जो अंगूठा है, ये मान लो इसका मोशन का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक। और ये क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इंड्यूस्ड करंट का ये डायरेक्शन बताएगा, ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो अब यहाँ इस केस में देखो वेलोसिटी किधर है? इसकी इधर है, मोशन किधर हो रहा है? तो अंगूठा को इधर, राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग का, इधर कर लो, ये डायरेक्शन में हो गया। अब फिर इसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसको अंदर की तरफ ऐसे कर लो, ठीक। तो अब ये करंट कैसे फ्लो होगा? इस तरह से देखो, यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, ये प्लेन है, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और ये देखो यहाँ पर ये रॉड इस तरह से लगाया गया, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये कर लो, कर लिए। और ये अंगूठा हम इसको इधर खसका रहे हैं, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, ठीक। और ये क्या है? अंगूठा, इसके मोशन का डायरेक्शन ये। तो अब देखो, यहाँ देखो, हम करंट कैसे फ्लो होगी इसमें? ऐसे फ्लो होगी, ऐसे P से Q की तरफ, ठीक ना। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इसके मोशन का डायरेक्शन। तो करंट कैसे फ्लो होगा?
ऐसे फ्लो, ऐसे देखो P से Q की तरफ, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, मोशन का डायरेक्शन ये, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मोशन का डायरेक्शन। तो करंट कैसे P से Q की तरफ फ्लो होगी, ठीक। अब मोशन का डायरेक्शन अगर तुम बदल दो, इसको तुम ऐसे करो, अंगूठा को से घुमा दो, घुमा दिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है। तो अब करंट, इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, Q से P की तरफ, बात समझ में। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है, इसको तुम x को करीब ला रहे हो, इस आर के x को अगर तुम ऐसे मूव कर रहे हो, इसके पी क्यू रॉड को ऐसे मूव कर रहे हो ऐसे, तो इंड्यूस करंट कैसे बन रही है बताओ। इंड्यूस करंट ऐसे P से Q की तरफ बहेगी, इस रॉड में P से Q की तरफ बहेगी। अगर इसको इधर घुमाओ तो अब इंड्यूस करंट कैसे फ्लो होगी, Q से P की तरफ फ्लो होगी, बात समझ में। तो अब मुझको ये बताओ कि अगर इंड्यूस करंट अगर P से Q की तरफ अगर फ्लो हो रही है ऐसे, ऐसे ये अंगूठा, ये इसका डायरेक्शन इधर है, अब करंट कैसे P से Q की तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि EMF जो प्रोड्यूस हुआ, तो ये वाला हिस्सा क्या बना, पॉजिटिव, और ये वाला हिस्सा नेगेटिव, हायर टू लोअर, बात समझ में। तो इस तरह से ये है सर। तो ये अपोज करेगा अपने कॉज का? हाँ, हमेशा अपोज करेगा। तो देखिए करंट फ्लो कराइए, फिर नॉट पॉजिटिव साइड बनेगा। क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड घूम रहा है सर्किल बना करके। ये एक मेटेलिक रॉड है, मेटेलिक रॉड ये है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की तरफ है, ठीक। जब करंट का डायरेक्शन निकालना है, जिसको तुम पूछ रहे थे कि अपोज करेगा कि नहीं करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी कंसीडर करना है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाने से, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये था तो करंट ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है ना। मोशन बदल जाने से, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाने से फर्क पड़ता है। तो इसका लेंथ मान लो कितना है, L है, रॉड का लेंथ ही L है, और ये इसके राउंड चारों तरफ क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो अब ये इसमें ये पूछ रहा है कि कितना रॉड के अंदर EMF प्रोड्यूस होगा, इन दोनों सिरों के बीच कितना EMF प्रोड्यूस होगा। दूसरा करंट पूछ रहा है। तीसरा कि इसके अंदर कितना हीट क्या होगा, डिसिपेट होगा, बात समझ में। तो अब देखो, सपोज मान लिया कि रॉड जो है 1 सेकेंड में एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन T टाइम में करता है, ठीक। रॉड कंप्लीट, सपोज द रॉड कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन टाइम। एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड T कहते हैं, ठीक ना। और लेंथ ऑफ रॉड कितना है, लेंथ ऑफ रॉड L। तो कितना जो है चेंज, कितना फ्लक्स कितना जो है लिंक होगा इस एरिया से, ठीक। फ्लक्स कितना लिंक होगा, ठीक। ये पूरा फ्लक्स कितना जो है लिंक होगा, ये पूरे का एरिया, ठीक ना। और यहाँ देखो फ्लक्स चेंज भी जो है कितना होगा, जब ये घूम रहा है तो 1 सेकंड में कितना काट रहा है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ये अगर इस तरह से ये चल रहा है रॉड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर कटेगी तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा,
एरोप्लेन जब चलता है ना, एरोप्लेन, तो ये जो ज़मीन होती है, ज़मीन भी एक मैग्नेट की तरह से काम करता है। तो हर जगह ज़मीन के किसी भी पॉइंट पर जाओगे तो उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो टोटल जो अर्थ मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मान लो ऐसे कहीं पर है, तो आपको ये देखना होगा कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट। वेक्टर रिजोल्यूशन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजोल्यूशन पढ़े हो ना। तो अगर एरोप्लेन अगर ऐसे चल रहा है तो ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसी के कटने से जो एरोप्लेन का जो ये विंग्स है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट से नहीं, ठीक ना। तो मान लो कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल दो पार्ट में रिजॉल्व कर दो, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई असर नहीं पड़ेगा इसके चलने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं कट रहा है। ये फैन का विंग इस तरह से चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं कट रहा है। कौन सा कंपोनेंट कट रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कट रहा है। तो जो वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसी को हम लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कटेगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर कटेगी, अगर ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड को काट रहा है तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं कट रही है तो बात समझ में आई। तो अब यहाँ देखो ये ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड और रॉड ऐसे घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को ये काट रहा है कि नहीं काट रहा है, बिल्कुल जो काट रहा है। एक सेकंड में कितना काट रहा है, एक सेकंड में कितना मैग्नेटिक फील्ड काटेगा, जितना एक टी टाइम में जितना एरिया स्विफ्ट करेगा, टी टाइम में जितना एरिया ये स्विफ्ट करेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, काटेगा। तो वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वही होगा, ठीक। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, बोलो कितना हो जाएगा, डी फाई का फाई डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, बी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए एरिया, तो बी इंटू एरिया। अब एक सेकंड में ये कितना एरिया ये स्वीप कर रहा है, एक सेकंड में जितना एरिया ये स्वीप करेगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, एक सेकंड में काटेगा। तो कितना एरिया स्वीप कर रहा है, इसका एरिया निकाल लो पूरे का, एक सेकंड में ये पूरा, एक सेकंड में पूरा टी टाइम में पूरा किया ना, टी टाइम में देखो यहाँ कहाँ गए, टी टाइम, एक पूरा कंप्लीट चक्कर करने में कितना टाइम लगा, टी टाइम। तो टी टाइम में कितना एरिया ये स्वीप कर रहा है, टी टाइम में एक पूरा रिवॉल्यूशन कर लिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है, इसका रेडियस है, ये पाई एल स्क्वायर हो गया ना। तो ये अब ये टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा, टी टाइम में ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, बोलो, ईएमएफ बी पाई एल स्क्वायर बाय ईएमएफ, टोटल जो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको बंद कर दो, मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक ना। मोड भी इसको बंद कर दिया है तो यहाँ नेगेटिव पाई तो देने की जरूरत है नहीं। तो अब ये कितना आ जाएगा, डी फाई में क्या लिखेंगे, बी इंटू पाई एल स्क्वायर अपान टी, बोलो। और 1/t क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो b इंटू पाई एल स्क्वायर इंटू 1/t की जगह क्या लिखेंगे, f लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, b पाई एल स्क्वायर एफ, b पाई एल स्क्वायर एफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, b पाई एल स्क्वायर एफ। अब इसको अगर तुम एंगुलर उसमें लाना चाहते हो, ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है ना,
एफ इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब एफ के जगह ओमेगा अपॉन 2 पाई अगर हम लिखेंगे तो बी पाई एल स्क्वायर और ओमेगा अपॉन 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू हो जाएगा बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये आ गया। ठीक, अब देखो अगर इसका रेजिस्टेंस R है, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो अब दोनों सिरों पर EMF प्रोड्यूस हो गया, EMF प्रोड्यूस हो गया तो इसमें करंट बनना शुरू हो जाएगा हायर से लोअर की तरफ। तो इंड्यूस करंट I इक्वल टू V अपॉन R, ये E अपॉन R। बोलो, तो E की जगह क्या रखेंगे? अब इसी में ये अपॉन R हो जाएगा, ठीक ना? तो ये हो जाएगा 1/2, ऐसे कर लो, बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 R, ये हो गया करंट, हो गया। अब हीट इज डिसिपेटेड, हीट डिसिपेटेड कितना हो जाएगा? यहाँ क्या होता है हीट का फार्मूला? बोलो, आई स्क्वायर आर टी। ई के टर्म में बताओ, ई स्क्वायर टी बाई आर, ई स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ई स्क्वायर बाई आर इंटू टी। हीट डिसिपेटेड पढ़े हो ना तुम लोग? तो एच इक्वल टू ई की वैल्यू यहाँ पर रख दो। ई की वैल्यू कहाँ आएगी? ये, ठीक ना? ई की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, या ये रख दो, ये ई है, तो हाफ, अब ये उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये ई है, अब इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और अपान आर इंटू टी। तो हीट डिसिपेटेड कितना आ गया बताओ? 1/4, ये इसका स्क्वायर होगा 1/4। अब फिर इसके बाद देखो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, और एल का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और अपान आर इंटू टी। ठीक, ठीक ना? इसी का स्क्वायर होगा, तो एच इक्वल टू यहाँ हम लिख दें, एच इक्वल टू बी का पावर 4, बी का स्क्वायर, एल का पावर 4, ओमेगा स्क्वायर टी अपान 4 आर। ये हीट इतना डिसिपेट होगा इसके अंदर, इतना हीट डिसिपेट होगा। समझ में? वर्टिकल ही कंपोनेंट दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, और वो हॉरिजॉन्टली ऐसे ये फ्लाई कर रहा है, तो किस कंपोनेंट को वो काटेगा? वर्टिकल कंपोनेंट को वो काटेगा, कट करेगा। बोलो, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को तो कट करेगा नहीं। तो अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी दे दिया होता तो आप हॉरिजॉन्टल को आप इग्नोर करते, इसलिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये विंग्स नहीं काटेगा। अगर कभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट दोनों दे दे तो आप धोखा में मत पड़िएगा, हॉरिजॉन्टल को आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अल्टीट्यूड क्या है? सेम है। अल्टीट्यूड क्या है? सेम दिया हुआ है। अगर अल्टीट्यूड अगर सेम नहीं होता और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता, और अगर ये ऐसे चलता तो हॉरिजॉन्टल को भी काटता कुछ,
मगर यहाँ अल्टीट्यूड क्या दिया है, हर जगह सेम दिया है। मतलब बिल्कुल हर अल्टीट्यूड सेम का मतलब क्या है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ये चल रहा है। तो एकदम हॉरिजॉन्टली चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये नहीं काटेगा, काटेगा ये वर्टिकल को, और वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो बी वर्टिकल कंपोनेंट कितना दिया है, 1.75 into 10 to the power minus 5 टेस्ला दिया हुआ है। जी सर। और स्पीड कितनी दिए हुए है, स्पीड v इक्वल टू 1080 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, इनटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 5/18 से करेंगे ना, ये कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। और देखो बी ये में कितना, बी एल वी, यही ना पढ़े हो, बी एल वी, रॉड की लंबाई एल, वेलोसिटी वी, मैग्नेटिक फील्ड बी। अब ये 40 एल कितना दिया हुआ है, 40 मीटर दिया हुआ है। तो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का इनटू लेंथ इनटू वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट 1.75 इंटू 10 का पावर माइनस 5। एल कितना दिया है, एल बताओ 40 मीटर, इंटू बी कितना है 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3, 10 का पावर 3 इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 10 का पावर 10 टू द पावर, देखो ये जीरो निकाल लो, ये जीरो निकाल लो, तो 1.75 इंटू इसका 4 आप ले लीजिए और इसका 3 ले लीजिए, और 10 का पावर -5, और ये 2 जीरो +3 इसमें ऐड कर देंगे, कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा 1.75 इंटू 12 इंटू 10 का पावर -2, तो 1.75 इंटू 12 अपॉन 100। ये जब सॉल्व करोगे तो 0.21 वोल्ट आ जाएगा। अब इतना करंट वोल्ट तुम कितना तुम ये पूछ रहे हो, तो 12 वोल्ट की बैटरी को तुम दोनों हाथ से छू दो, निगेटिव पार्ट से तुमको करंट नहीं मारेगा। और ये तो इतना 0. ये तो 1 से बहुत कम है ना, तो ये आपको इसका एहसास नहीं होगा, करंट ये मारेगा नहीं, ठीक। ये बिल्कुल सिंपल था ये, और चूंकि ये एनसीईआरटी के कोर्स, चलो ए मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ, नहीं ये तो हो गया ना, 6.7 ए व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक्स, ए व्हील एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ए व्हील with 10 metallic spokes means pili, each 0.5 meter, is 0.5 meter, long is rotated, 0.5 meter long is rotated with speed of 120 revolution per minute, with speed of 120 revolution per minute in a plane normal to horizontal component of earth magnetic field, horizontal
कंपोनेंट ऑफ अर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाइड्रोजन कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड BH। देखो ये BH लिखा है, BH मीन्स हाइड्रोजन कंपोनेंट एट ए प्लेस, एट ए प्लेस इफ BH इक्वल टू, देखो यहाँ गॉस में दिया हुआ है, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 10 का पावर -4 से, टेस्ला में चेंज करने के लिए। एट ए प्लेस, एट ए प्लेस what is the induced EMF between axle and rim of wheel? एक्सल समझ रहे हो? हाँ। रिम ऑफ व्हील। अब देखो गिवन है ना, बहुत उम्मीद में तुम लोग मत रखना कि ये एग्जाम में गिवन रहेगा। 1 गॉस इक्वल टू 10 का पावर -4 टेस्ला, ये आपको याद रहना चाहिए। मैक्सवेल कितना होता है? 7। ठीक, अब इसको लगाना है, लगाओ तो। अब देखिए तो ओमेगा को ब्रेक करेंगे। हाँ, फ्रीक्वेंसी 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको पर सेकंड में, मिनट को सेकंड में बदल दें, 60 से डिवाइड कर दें, ठीक ना, अपान मिनट है ना, मिनट को 60 से डिवाइड कर दें, 2 RPF, ये F आ गया। और ये BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.4 गॉस इक्वल टू 0.4 इंटू 10 का पावर -4 टेस्ला, ये BH, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये चल कैसे रहा है? देखो ये जो मेटेलिक है, ये किसको काटेगी? ये रोटेटेड विद स्पीड इन द प्लेन नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के नॉर्मल, देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये इसके नॉर्मल में ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना। तो ऐसे जब ये ऐसे चल रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो किसको काट रहा है? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को काट रहा है, नहीं काट रहा है। जब ये ऐसे चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, ऐसे ये किसको काट रहा है? इसको ये कट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये काट रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, उसी को काट रहा है, उसी को रखेंगे भी। हो गया ये तो सब तो हो गया। और ये क्या है? तीली का वो रेडियस L कितना कुल ऐसी 20 है, 10 है ना, से कम है, ठीक ने। तो नहीं, हाँ, मान लो ये कितना, 5 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इन दोनों सिरे दो, ये तीले के बीच ये रिम है और ये स्पोक्स है, इसके बीच जितना वोल्टेज डेवलप होगा, जितना EMF, उतना इसके बीच भी डेवलप होगा, उतना ही इसके बीच भी डेवलप होगा। मगर तीनों चूंकि ये 10 पैरेलल में जुड़े हुए हैं, 10 पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो तुम ये पढ़े हुए हो कि अगर मान लो 5 सेल अगर 2-2 बोल्ट के हैं, पैरेलल में अगर जुड़े हुए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? बोल्ट 5 ही रहेगा। अगर ये सीरीज में जुड़े होते, एक का पॉजिटिव दूसरे की निगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे की निगेटिव, तो 5 दूना 10 बोल्ट हो जाता दोनों सिरों के बीच। और ये 2-2 बोल्ट के हैं सेल, 5 अगर हैं और पांचों अगर जुड़े हुए हैं इस तरह से पैरेलल में, तो टोटल कितना होगा? 5 होगा। तो ये 2 बोल्ट की है ना। हाँ, 2 बोल्ट की है ना, 5 जुड़े हैं तो 5 जुड़े हैं, तो हाँ, तो 2 बोल्ट का होगा, ये 2 ही बोल्ट रहेगा।
तो यहाँ एक तीली के बीच जितना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, तो ये सेंटर और रिम, ये एक्सल है, ये क्या है, एक्सल और रिम के बीच कुल कितना वोल्टेज हो जाएगा सबका अगर ऐड करेंगे, ठीक है, तो चूंकि ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं इसलिए वो कितना रहेगा, वोल्टेज उतना ही रहेगा। एक स्पोक्स के बीच जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज कितना डेवलप होगा टोटल एक्सल और रिंग के बीच, क्योंकि ये सब ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल में अगर जुड़े हुए होते हैं तो वोल्टेज ऐड नहीं होता है। तो अब निकाल लीजिए एक स्पोक्स के बीच कितना आएगा, ठीक। तो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या है, अभी जो पीछे हमने इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला है, बताओ कितना आया था फार्मूला, हाँ, बी पाई एल स्क्वायर एफ, बी पाई एल स्क्वायर पाई एल स्क्वायर एफ, बी की वैल्यू रख दो, बोलो कितना है 0.4 इंटू 10 का पावर -4 पाई पाई रख दीजिए बस, पाई रहने दें, चलो ठीक है, इंटू एल की जगह कितना रखें, एल की जगह 0.5 रेडियस, 0.5 वैल्यू रख ही लो, 3.14 इंटू एल कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू का स्क्वायर इंटू 2 एमपीएस 2 है, ठीक। अब यहाँ 0.5 जो मीटर है, अब एक तीली एक स्पोक्स का उठा करके यहाँ रखेंगे, सारे स्पोक्स से मतलब नहीं है, एक के बीच जितना डेवलप होगा वही एक्सल और रिंग के बीच वोल्टेज ईएमएफ माना जाएगा, ठीक ना। अभी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.04 इंटू 10 का पावर -4 इंटू 31 इंटू ये कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 2 50 54 that 200 ये कितना आ जाएगा, ये 50 हाँ, 0.50 0.4 इंटू ये आ जाएगा 0.5 इंटू 3.14 इंटू 10 का पावर -4, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.28 into the power -5 6.28 इंटू 10 का पावर -4, इसमें से -2 बाहर हो जाएगा, एक बार होगा, ठीक ना, हाँ एक हो जाएगा, तो -5 आ जाएगा। ये क्या इंड्यूस ईएमएफ ने इतना हो, ठीक है, ठीक। कैलकुलेट करके देख लेना, इतना आएगा ना इतना, तो ये तो ठीक ना, ठीक। तो मोबाइल की जरूरत होगी।